नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। क्या आस्था की डोर हजारों किलोमीटर दूर भी भारत जैसी ही हो सकती है? आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको इंडोनेशिया के एक ऐसे पर्वत पर लिए चलेंगे जो कि एक जिंदा ज्वालामुखी है। जिंदा ज्वालामुखी के उस क्षेत्र में हम ये जानेंगे कि क्या सच में इंडोनेशिया के लोगों के लिए भी उस ब्रह्म पर्वत पर विराजमान है गणेश भगवान। काफी खड़ी चढ़ाई है ये बड़ा फिसलन भरा रास्ता होता है, बहुत खौफनाक, बहुत डरावना। हम दरअसल ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उस क्रेटर तक पहुंचे जहां पर हमें वो संकेत मिलेंगे। या भारत से 8000 किलोमीटर दूर किसी ज्वालामुखी के प्रकोप से विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश बचाते हैं। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुण लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव जय जय जी। इससे अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय दृश्य और भला क्या हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि बहती ज्वाला बाकी सबको निगल ले, केवल एक गांव को बख्श? वोल्केनो not here. not that's Yeah. this Ganesha protects. Yeah. क्या ये प्रकृति का कोई अद्भुत संयोग है? क्या ये ईश्वर का अकल्पनीय चमत्कार है? क्या ये पृथ्वी का अविश्वसनीय रहस्य है? आज एक धधकते ज्वालामुखी की खतरनाक यात्रा तय करके हम आपके सामने लेकर आएंगे एक अद्भुत सच। हम यहाँ माउंट ब्रोमो की यात्रा पर निकल चुके हैं और माउंट ब्रोमो यानी कि यहाँ की भाषा में हम कहें तो ब्रोमो मतलब ब्रह्मा, तो हम एक तरह से कर सकते हैं कि हम ब्रह्म पर्वत की ओर जा रहे हैं इस समय। गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। किसी भी अच्छी यात्रा से पहले कहते हैं कि गणेश जी को स्मरण कर लो, तो यहाँ पर तो गणेश जी के स्मरण के साथ ही शुरुआत हो रही है। नो हॉर्स। यहाँ पर कई लोग ऊपर जाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा में होता है ना कि घोड़े रहते हैं, तो वो घोड़ों की व्यवस्था रहती है, पर यहाँ हम घोड़ों से जाना नहीं चाहते हैं, पैदल जाएंगे। यहाँ पर श्रद्धा की यात्रा है। भले ही दुनिया के दूसरे कोने में भारत से बहुत ज़्यादा दूर ऐसा लग रहा हो कि हम हैं, लेकिन मन की श्रद्धा तो वही रहती है, आस्था वही रहती है। और इसीलिए जो अखंड भारत के जो साक्ष्य हैं, जो आपसे सालों साल तक छुपाए गए, वो हम जरा आप तक लाकर दें कि आप भी देखिए कि ये हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की सरजमी से किस तरह के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। हो सकता है वहां पर प्रार्थना वैसी नहीं हो, श्रद्धा वैसी नहीं हो, एक पर्यटन स्थल बन गया हो, लेकिन है तो फिर भी श्रद्धेय। भारत से लगभग 8000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का ऐसा समूह है जहां जिंदा ज्वालामुखियों का सबसे अधिक घनत्व है। यहाँ पूर्वी जावा द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, माउंट ब्रोमो। बताया जाता है कि ब्रोमो ब्रह्मा का स्थानीय उच्चारण है और यहाँ माउंट ब्रोमो मतलब ब्रह्मा पर्वत, इसकी पूरी श्रद्धा से पूजा की जाती है। केवल इतना ही नहीं, इस जिंदा ज्वालामुखी में सदियों से विस्फोट हो रहे हैं, हजारों लोगों की जान गई है, लेकिन मान्यता है कि यहाँ गणेश जी की एक ऐसी प्रतिमा है जो उनकी भक्ति करने वाले गांव का बाल भी बांका नहीं होने देती।
ये यहाँ की मिट्टी आप देखेंगे, रेत नहीं बल्कि ये जो राख होती है ज्वालामुखी से निकला हुआ, ये वही है। और पूरे इलाके में अब हमें यही मिल रहा है। समतल ज़मीन है अभी जहाँ पर हम चढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाकर अब चढ़ाई शुरू होगी। एक जिंदा ज्वालामुखी पर चढ़ाई करना खतरों से भरा होता है, पर हकीकत जानना जरूरी था। हमने तय किया इस कठिन रास्ते को तय करके एक एक सच सामने लाने का। इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है। केवल बाली एक ऐसा द्वीप है जो हिंदू बहुल है, पर बाकी इलाकों में हिंदू आबादी अब केवल 1 से 2% के बीच है। हमारा गंतव्य था पूर्वी जावा द्वीप, जहां टेंगर क्षेत्र में माउंट ब्रोमो नाम का ज्वालामुखी है। यहाँ एक ऐसा गांव है जहां की आबादी टेंगनीज हिंदू कही जाती है। हमने सुना कि स्थानीय लोग अपने त्योहार के दिन यहाँ ज्वालामुखी में चढ़ावा चढ़ाते हैं। पता चला कि ज्वालामुखी के मुख पर गणेश जी की एक प्राचीन मूर्ति है और मान्यता है कि गणेश जी इस ज्वालामुखी के कहर से गांव वालों को बचाते हैं। पर क्या सचमुच? ज्वालामुखी अभी लगभग 1 किलोमीटर दूर था। चोटी स्पष्ट नजर आ रही थी, पर उसके सामने के भाग में एक बेहद प्राचीन मंदिर दिखाई पड़ रहा था। हमारे कदम ज्वालामुखी पर्वत को छोड़ मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर का कपाट बंद था, पर सामने कुछ लोग बैठे थे। बात करने पर पता चला कि उनमें से एक मंदिर के मुख्य पुजारी थे। ये विष्णु, Like ग्रीन इज शिवा, this Shiva, शिवा, Mahadeva, महादेव इज Mahadev. येलो, Mahadev, रेड इज ब्रह्मा, Brahma, and white is ईश्वर। Ishvara, Okay. पंज Panja, पंज। Panja, Panja Devata. So this will protect me now. God will save. मेरे पीछे आप ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला भी देख रहे हैं। अभी बादल बादल भी दिख रहे हैं और ये मंदिर है, त्रिमूर्ति मंदिर बताया जा रहा है। ये देखिए, अगर आप देखिएगा यहाँ पर, ये दान पुण्य, मंदिर का दान पुण्य, भाषा बदल जाती है लेकिन भाव वही रहता है। नारियल है, ये सारी चीज़ें हैं। और इधर देखिए, ये प्रवेश द्वार मंदिर का, लेकिन मंदिर का की कोई छत नहीं है। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। और इस ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश का। और हर ओर आप देखिए, मेरे चारों ओर आपको सिर्फ ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी नज़र आएंगे। बादल भी वहाँ पर घिर रहे हैं, लेकिन उन बादलों से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि जो धुआं निकलता रहता है उन ज्वालामुखियों से। तो मुमकिन है कि अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और हिस्सा देखिए, ये प्रतीत होता है कि ये हवन कुंड, यहाँ पर पूजा पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए इनका प्रयोग होता हो। एक इस्लामिक देश में हिंदू देवी देवताओं के नामों से प्रेरित पर्वत और जगहें हैं, पर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसके पीछे की कहानी, पूरा इतिहास आज आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कुछ किस्सों को छिपाया गया, कुछ हिस्सों को झुठलाया गया, लेकिन हम आज हजारों किलोमीटर की दूरी और हजारों फीट की ऊंचाई इसीलिए तय करने वाले हैं क्योंकि हम अखंड भारत और सभ्यता के प्राचीन विश्वास की कड़ियां जोड़ना चाहते हैं।
सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा की ये मूर्ति यहाँ पर और ठीक पीछे ब्रह्म पर्वत। अब देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं, जो चढ़ावा होता है। ये केला, क्योंकि यहाँ पर केले का फल बहुत ज़्यादा होता है, तो केला है और साथ में पुष्प भी अर्पित किए गए हैं और अगरबत्ती, साथ में पानी रखने की परंपरा भी है। यानी कि परंपराओं में आपको बहुत अधिक परिवर्तन नहीं दिखेगा, कुछ यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हो गए हैं। ये सरस्वती जी की मूर्ति है, माँ सरस्वती हाथ में वीणा लिए हुए यहाँ पर ब्रह्म पर्वत के समक्ष। यहाँ एक तरह से गांव वालों में ये सोच है कि उन्हें इस पर्वत के प्रकोप से बचाते हैं। और इधर जो मचान आप देख रहे हैं, जो सालाना एक त्योहार होता है, ये मचान का निर्माण उस सालाना त्योहार के लिए किया गया है, जब जो मुख्य पुजारी होते हैं वो यहाँ पर आते हैं सभी गांव वालों के साथ, और इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाकर वो त्रिमूर्ति को अर्पित करते हैं, वो सारे चढ़ावे जो गांव वाले लेकर आते हैं। इसलिए इस मचान का निर्माण यहाँ पर किया गया है। यहीं की बांस को तराश कर, देखिए गांव वालों ने ही इसे अपने हाथों से बनाया है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो जो मुख्य जो चीज़ें जो चढ़ाई जाती हैं, जो मुख्य चढ़ावा होता है, वो भी इसी तरीके से। यहाँ के मंदिर की जो संरचना है वो आप देखेंगे कि भारत में जैसे हमें मंदिर दिखते हैं उससे अलग दिखती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल माउंट ब्रोमो की शुरुआत पर ये मंदिर है। मैं सोच सकती हूँ कि एक समय ऐसा रहा होगा कि आप यहाँ दर्शन करके और तब जाकर आप चढ़ावा चढ़ाते होंगे। अभी यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो वोल्केनो टूरिज्म के लिए आते हैं और वो ये मूर्तियां देखकर ही खुश हो जाते हैं। पर ब्रोमो इज ब्रह्मा, देवा ब्रह्मा। ओके, देवा ब्रह्मा। दिस टेम्पल ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। माउंट ब्रोमो इज गॉड। माउंट ब्रोमो, यस यस। तो देखिए यहाँ पर आपको हमेशा त्रिमूर्ति मिलेगी, यहाँ पर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ मिलेंगे। अब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के नाम पर एक पर्वत यहाँ कैसे है, ये कहानियां समय के साथ विलुप्त हुई हैं। हम उन कहानियों को भी ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन पहले हम मंदिर में जरा दर्शन करते हुए चलें। कहानी दिलचस्प थी, पर क्या ज्वालामुखी के क्रेटर पर एक मूर्ति सदियों से शोभित रह सकती है? और क्या यह संभव है कि लावा का बहाव वाकई कभी इस गांव की ओर नहीं हुआ होगा? रहस्य गहरा रहा, कुछ वैसे ही जैसे दूर ज्वालामुखी के मुख से उठते हुए घने बादल। तो अब मंदिर से हम निकल गए हैं और अब हम, जिसे मैं ब्रह्म पर्वत कह रही हूं, माउंट ब्रोमो, वहां की ओर चल रहे हैं। हम दरअसल ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उस क्रेटर तक पहुँचें जहाँ पर हमें वो संकेत मिलेंगे कि जो वोल्केनो है वो एक्टिव है। सात 7,641 फीट की ऊंचाई वाला माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया का सबसे मशहूर ज्वालामुखी है। ये एक जीवित ज्वालामुखी है जिसमें आखिरी बड़ा विस्फोट 2015 में ही हुआ था। समय समय पर ज्वालामुखी की बढ़ी गतिविधियों को देखकर यहाँ लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगता रहता है और हमेशा सतर्कता बरतने की हिदायत दी जाती है। ये जो चढ़ाई होती है किसी भी वोल्केनो की, हालांकि माउंट ब्रोमो में तो निर्माण हो रखा है टूरिस्टों वाले रास्ते का, लेकिन हम क्रेटर देखना चाहते थे ना, इसीलिए हम यहाँ से आए। थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं यहाँ पर। ये बड़ा फिसलन भरा रास्ता होता है। अब देखेंगे ये आपको कालापन दिख रहा होगा। अब ज्वालामुखी है तो वो जली हुई मिट्टी, राख, ये जो बालू नहीं बल्कि राख वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, उस पे पैर बहुत ज़्यादा फिसलता है। और साथ में एक ना चिपचिपा सा लिक्विड सा एक हिस्सा रहता है इसका, जो उंगलियों पर भी लग रहा है, और जब हम चलते हैं तो जूते के फिसलने की गुंजाइश रहती है। और ऊपर खासकर आप देखेंगे अभी जब हम
और आगे बढ़ेंगे ना तो पतले हिस्से हो जाते हैं, वो जो लेज होता है वो बहुत पतला हो जाता है, उस पर बहुत संभल कर हमें चलना है। इंडोनेशिया का जो पूरा हिस्सा है यहाँ पर सबसे अधिक वोल्केनो है और सबसे घनत्व है यहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज की। अलग अलग आंकड़े हैं पर 128 आंकड़े हैं कुल, और उसमें से 80 अभी भी एक्टिव हैं। अब इंडोनेशिया के साइज को देखकर इस संख्या को सोचिए, बहुत खौफनाक, बहुत डरावना। कदम कदम पर खतरा ही खतरा, लेकिन जिज्ञासा से मिलती प्रेरणा और प्रेरणा से बढ़ते पांव स्थानीय लोगों में इस ज्वालामुखी की जो कहानी कही जाती है वो 15वीं सदी में पूर्वी जावा की राजकुमारी और उनके पति से जुड़ी हुई है। कैसे उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यहाँ प्रार्थना की और कैसे आज भी ज्वालामुखी के क्रेटर में लोग श्रद्धा स्वरूप अलग अलग चीजें समर्पित करते हैं। इंडोनेशिया जो है वो प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है उसकी गोद में बैठा हुआ है। जितने यहाँ पर भूकंपीय गतिविधियां होती हैं या फिर ज्वालामुखी फटने की खबरें आती रहती हैं, इस पूरे क्षेत्र में बहुत अधिक सामान्य माना जाता है इसे, क्योंकि जो अलग अलग महाद्वीप हैं उनके प्लेट्स टकराते हैं यहाँ धरती के नीचे। इस इलाके को कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी प्रशांत महासागर से लगा हुआ 40,000 किलोमीटर का वो इलाका जहां दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फटते हैं और सबसे जबरदस्त भूकंप आते हैं। दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका, जापान और न्यूजीलैंड तक जाती इस रिंग ऑफ फायर में 452 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 75% एक्टिव हैं। ये पूरा का पूरा एक हॉर्स शू की शक्ल में एक रीजन है जो कि साउथ अमेरिका के साउथ से लगा करके पूरा नॉर्थ अमेरिका होता हुआ, एल्यूशन आइलैंड होता हुआ और तकरीबन ये न्यूजीलैंड के पास तक आता है। ठीक है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये तकरीबन 40,000 किलोमीटर लंबी एक पूरी बेल्ट है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 500 किलोमीटर की है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पैसिफिक, जुआन डी फूका, कॉकस, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, नाजाका, नॉर्थ अमेरिकन और फिलीपींस टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराती हैं तो इस इलाके में भूकंप आते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोट इसी इलाके में होते हैं। इंडोनेशिया इसी रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। इंडोनेशिया में 147 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 76 एक्टिव हैं, यानी रह रहकर इनमें विस्फोट होते हैं। ये 76 ज्वालामुखी सुमात्रा, जावा, सेलेबस और लेसर सुंदा द्वीपों पर स्थित हैं। कहा जा सकता है कि इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी स्थित हैं। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी अपनी तीव्रता के लिए मशहूर है। लेक टोबा ज्वालामुखी जब 74,000 बीसी में फटा तो 6 साल का वोल्केनिक विंटर आ गया। 1815 में माउंट तंबोरा में हुए विस्फोट में राख और धुएं का गुबार आसमान में 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचा। आज भी जब इंडोनेशिया में ज्वालामुखी में विस्फोट होते हैं तब उस इलाके में हवाई जहाज उड़ाना तक मुमकिन नहीं हो पाता। ये देखिए आगे बढ़ते हुए हमें क्या मिला है। ये चट्टान है जिस पर ये चेहरे, ऐसा लग रहा है कि आकृतियां जिन्हें उकेरा गया है। और असल में माउंट ब्रोमो अकेला नहीं है, यहाँ पर और भी, मेरे पीछे देखिए, ये भी एक ज्वालामुखी ही मुमकिन है कभी रहा हो। हर पहाड़ की आकृति को देखकर आप समझ सकते हैं कि वो क्या है। और अगर हम और करीब आकर आपको ये दिखाएं तो देखिए नीचे अगर आप देखेंगे तो ये खोपड़ी का निशान, आप खतरे का निशान देख रहे हैं। और खतरे की तो बात ही क्या करें, यहाँ तो कदम कदम पर खतरा है। हर तरफ ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी और उसमें ये उकेरी हुई आकृतियाँ, और उनके ऊपर से जो आप देख रहे हैं ना, वो मुमकिन है समय समय पर जो ज्वालामुखी के विस्फोट हुए हैं, इसीलिए वो कोई द्रव्य, कोई पदार्थ, वो सारी चीजें जो इन आकृतियों को कुछ और खौफनाक बना रही हैं। जाने रास्ते में और क्या क्या मिले।
धरती की सतह के निचले हिस्से का तापमान करीब 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तापमान इतना ज्यादा होता है कि वहां मौजूद पत्थर पिघलने लगते हैं। पत्थर पिघलने के बाद एक तरल पदार्थ बन जाता है जिसको मैग्मा कहते हैं। इस मैग्मा के चारों तरफ ऐसे पत्थर भी होते हैं जो सॉलिड अवस्था में होते हैं। मैग्मा हल्का होने के कारण ऊपर उठता है और प्रेशर के कारण धरती की सतह को फाड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। इसे ही ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। जो मैग्मा विस्फोट के बाद बाहर निकल जाता है उसको लावा कहते हैं। जो प्लेट है जो नीचे जा रही है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि ये मास कम हो रहा है, वो नीचे चला गया। तो वो जब नीचे जाता है उसको बैलेंस करने के लिए उधर से फोर्स से वो ऊपर आता है। बट वो कुछ ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली कई साल तक भी थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। कई क्या होता है कि एक एपिसोडिक मूवमेंट जैसा होता है, जब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के तो वो मटेरियल बाहर फेंक देते हैं। ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा का तापमान करीब 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और फटने के बाद बाहर आने पर लावा का तापमान 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। मैग्मा अगर पतला होता है तो वो ज्वालामुखी से लगातार बहता रहता है। इसमें लोगों को बचकर निकल जाने का मौका होता है, लेकिन अगर वो गाढ़ा और भारी हुआ तो भयंकर विस्फोट के साथ बाहर आता है जिसमें तबाही ज्यादा होती है। पिछले 1700 सालों में इंडोनेशिया में 184 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, जिनमें 57,200 लोगों की जान गई है। 4 अक्टूबर 1815 को फटे माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा 11,000 लोगों की मौत हुई थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। 1815 में एक ज्वालामुखी फटा था इंडोनेशिया में, माउंट तंबोरा। वो 13,000 फीट ऊंचा एक पहाड़ था और जब वो फटा तो 3,500 फीट से भी ज़्यादा गहरा एक काल्डेरा, एक गड्ढा बन गया और उसमें दसियों हज़ार आदमी मारे गए और उसने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दिया। हमें इस दिशा में अब आगे बढ़ना है। वहाँ पर कुछ पर्वतारोही आप ऊपर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ज़मीन की दिक्कत क्या होगी कि इस तरीके से, चूँकि जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो ज़मीन में भी दरारें पड़ती हैं, फटती है ज़मीन, और इसीलिए हर एक हिस्से में आपको फिर उतर कर फिर ऊपर जाना होता है। हालांकि मुश्किल नहीं है चढ़ाई। अगर आप देखें तो स्लोप जो है वो यहाँ पर इस हिस्से में एक हिस्सा था जो हमने चढ़ाई जहाँ पर की, वहाँ पर खड़ी चढ़ाई दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर स्लोप है पूरा और इसीलिए आसानी होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ जो ऊंचाई हम गेन करेंगे, जो ऑल्टीट्यूड हम गेन करेंगे उसकी बात है। और हम इसी रास्ते पर ये दरारों वाली ज़मीन, जो कि न जाने कितना इतिहास और कितना भूगोल समेटे हुए यहाँ पर मौजूद है मौन, वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एक ज्वालामुखी के फटने की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। ज्वालामुखी फटने से जितना दूर होगा, भविष्यवाणी करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर ज्वालामुखी अगले 1 घंटे में फटने वाला है तो आसानी से बताया जा सकता है। 1 हफ्ते में फटने वाला है तो भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर अगले 6 महीने में फटने वाला है तो सही बताना और मुश्किल। अगर किसी ज्वालामुखी के बारे में हमको पूरी जानकारी है, उसकी जो कब उसके एक्सप्लोजन हुए हैं उसकी पूरी हिस्ट्री हमें मालूम है, और अंदर उसके जो भी प्रोसेस चल रही हैं हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हों, पूरी जानकारी हो, तो कुछ हद तक वो पॉसिबल है कि हम उसके एक्सप्लोजन को, इरप्शन को हम प्रेडिक्ट कर सकें। भविष्यवाणी करना मुश्किल है, ऐसे जैसे हम साइक्लोन का करते हैं कि भाई 5 दिन के बाद ये टाइम पे इस जगह पे आएगा, ऐसा मुश्किल है। बट कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी फटने से पहले उसमें
कुछ चेंजेस उसके सरफेस पे आते हैं, बहुत माइनर चेंजेस आते हैं। तो अगर हम उसको मॉनिटर करते रहें और उसमें कोई चेंजेस नज़र आए टेम्परेचर में, उसकी सरफेस में, तो उससे एक अंदाज़ा बना सकते हैं कि ये इसमें कुछ आगे होने वाला है। हालांकि कुछ ऐसे संकेत हैं जिनको देखकर यह बताया जा सकता है कि आने वाले वक्त में ज्वालामुखी में विस्फोट हो सकता है, जैसे इलाकों में भूकंप का बढ़ जाना, ज्वालामुखी से गैस का लगातार निकलते रहना, ज्वालामुखी के पास जमीन की सतह का फूल जाना। वोल्केनोलॉजिस्ट अलग अलग तरीकों से ज्वालामुखी के फटने की भविष्यवाणी करते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी की सतह के नीचे ऐसे मॉनिटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो पत्थरों में होने वाली हलचल को बता सकें। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के जरिए भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये कब फट सकता है। पहाड़ की ढलान को देखकर भी वैज्ञानिक ज्वालामुखी के फटने के समय का अंदाजा लगाते हैं। इलाके में जानवरों के बर्ताव को देखकर भी वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ज्वालामुखी कब फट सकता है। माना जाता है कि जानवर ऐसे समय में सामान्य से अलग बर्ताव करते हैं। चढ़ाई का एक और पड़ाव पूरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सांस में भी कठिनाई इसलिए आ रही है, मुझे लग रहा है सिर्फ ऑल्टीट्यूड नहीं है, बल्कि शायद जो वोल्केनो की जो भाप होता है, स्टीम होता है, फ्यूम्स होता है, जो कुछ भी कहिए उसे, उसके कारण भी इस तरफ से ये दिक्कतें आ रही हैं। ज्वालामुखी के फटने पर निकलने वाली गैस में 99% भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। बचे 1% में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और दूसरे गैस होते हैं। ये गैस पेड़ पौधों, इंसानों और जानवरों को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, इन गैसों के कॉन्सेंट्रेशन या गाढ़ेपन पर निर्भर करता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होता है तो यह हानिकारक नहीं होती, लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 3% से ज्यादा हो जाए तो यह सर दर्द और सांस की तकलीफ दे सकती है। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड से आंख, नाक, कान, गले और त्वचा की समस्या हो सकती है। माउंट ब्रोमो में यही सल्फर डाइऑक्साइड तेजी से निकल रही है। शब्द नहीं है मेरे पास। ये एक ऐसा दृश्य है, पहली बार मैं अपनी जिंदगी में एक ज्वालामुखी देख रही हूँ, एक जिंदा ज्वालामुखी देख रही हूँ। रास्ता ज़रूर कठिन था, हमने इस पथरीले रास्ते को चुना था यहाँ पर आने के लिए। रास्ता ज़रूर कठिन था, लेकिन यहाँ से जो हम क्रेटर देख रहे हैं, आप देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि अगर एक वोल्केनो रहता है, यहाँ पर भी एक लेक का निर्माण हो गया था, तो आप नीचे अभी भी जब धुआं थोड़ी देर के लिए थमता है और ये जो गैसेस होते हैं, वोल्केनिक गैसेस, खासकर मैं यहाँ पर सल्फर को की गंध मुझे आ रही है, वही ये धुआं है। और ये पूरा जो ऊपर आपको एक बादल सा दिख रहा है, दरअसल ये बादल नहीं है, बल्कि वहीं से जो ये धुआं उठता है, जो बन रहा है, ये उसका ही एक हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कि जब हम चढ़ रहे थे तो काफ़ी सारे सवाल मन में आ रहे थे कि जाने यहाँ पर क्या दिखेगा, कितना नज़दीक हम आ सकेंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि इस ओर से चढ़ाई चढ़ते हुए हम बिल्कुल इस क्रेटर तक पहुँच जाएंगे। इसके नीचे जाना मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप पूरा वो डिपॉजिट्स देख लेंगे जो जब भी विस्फोट होता है, जो मोल्टन लावा निकलता है, यहाँ से राख जो निकलती है, जो पूरे रास्ते हमें राख और मिट्टी पे वो कालापन दिख रहा था, वो सारी चीज़ें। लेकिन अब जो हमें दिख रहा है, ये एक जीवित ज्वालामुखी दिख रहा है। इंडोनेशिया में सबसे अधिक संख्या में जो डेंसिटी जो कही जाती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं, और ये माउंट ब्रोमो, जिसमें श्रद्धा भी लोगों की इतनी है,
अच्छा, एक और चीज जो हमें नीचे पंडित जी ने बताई थी उस मंदिर पर, आप देखेंगे कि मेरे पीछे वो गांव है जो हिंदू गांव बताया जाता है, जो कि पूजा करता है ब्रह्मा जी की, और जो गणेश जी की मूर्ति की बातें करता है। हम गणेश जी की वो मूर्ति भी आगे ढूंढते हैं चलकर, लेकिन इसके उस हिस्से में बताते हैं कि नुकसान हमेशा वोल्केनो का होता है। सदियों से न जाने कितनी बार इसमें विस्फोट हुआ है इस वोल्केनो में, और अब इतना गहरा एक क्रेटर आप यहां पर देख रहे हैं। क्रेटर यानी ज्वालामुखी का मुहाना। इसी मुहाने से ही निकलता है लावा। आमतौर पर ज्वालामुखी का लावा फटने के बाद चारों दिशाओं में जा सकता है, लेकिन उसका बहना पहाड़ी की ढलान पर निर्भर करता है। लावा के गाढ़ेपन पर ही उसके बहने की स्पीड भी निर्भर करती है। आमतौर पर लावा के बहने की रफ्तार 400 मीटर प्रति घंटे से 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। रफ्तार तब बढ़ती है जब ढलान खड़ी होती है, जिसमें स्लोप के हिसाब से होता है। जहाँ जैसे आप देखते हो नदी कैसे बहती है, जिस डायरेक्शन में स्लोप ज़्यादा है उस डायरेक्शन में जाएगी। तो लावा भी एक लिक्विड है, बहुत सॉलिड है, तो वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ स्लोप उसको फेवर करता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो देखिए लावा भी कई तरह का होता है। अगर वो हाईली विस्कस है, ज़्यादा चिपचिपा है, तो वो ज़्यादातर ज्वालामुखी के आसपास ही सिमट करके रह जाता है। लेकिन अगर लावा में वेपर ज़्यादा है, स्टीम ज़्यादा है, पानी की कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, और जब ये बाहर आता है तो इसमें बहुत सारी गैसेस भी मिल जाती हैं, अंदर से भी गैसेस आती हैं। अगर इस तरह का लावा है तो वो ढालों के नीचे, जहाँ ढाल होता है, उससे वो बहता हुआ और दूर तक चला जाता है। सल्फर युक्त धुएं के गुबार को उगलता माउंट ब्रोमो का ये क्रेटर, और मैं इस समय एक जिंदा ज्वालामुखी पर मौजूद हूं। ये ब्रह्म पर्वत या माउंट ब्रोमो, कुछ भी आप इसे कहिए, लेकिन टेनगर का ये जो पूरा इलाका जहां पर 7 डिसरप्टिव सेंटर्स बताए जाते हैं, उनमें से केवल ये है जो अब एक्टिव रह गया है। चोटी पर पहुंचकर मुझे ख्याल आया कि ज्वालामुखी को चढ़ावा समर्पित करने की जो परंपरा है, उसके लिए मैं कुछ लेकर नहीं आई थी। इसीलिए पर्यटकों वाले रास्ते से जल्दी से नीचे जाकर कुछ लाने की सोची। नीचे उतरते हुए हम ये पर्यटकों के रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, और देखिए लगभग 600 फीट हम उतरे होंगे, और यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित है। और अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको जो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, जो कि ज्वालामुखी के पत्थरों से बना हुआ, उसमें आपको वो छिद्र भी नज़र आ जाएंगे। उनसे निर्मित एक छोटा सा ये मंदिर है। और यहाँ तक जो आस्थावान हैं, जो गांव वाले हैं, क्योंकि एक छोटा सा गांव है इधर जहाँ पर हिंदू जनसंख्या है, तो वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये चीज़ें चढ़ाते हैं। और इसे देखकर ही ये समझ में आ रहा है कि ये प्रतिदिन पूजा का स्थल है। मैंने फूलों का एक गुच्छा वहां से खरीदा और वापस चोटी की ओर निकल पड़ी। ये सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं किसी से पूछ भी रही हूँ कि कितनी सीढ़ियां हैं, 500 हैं, वो कहता है नहीं नहीं उससे ज़्यादा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे 1000 सीढ़ियां हम चढ़ कर जा रहे हैं। जय ब्रह्मदेव, जय भगवान ब्रह्मा करके जैसे हम जय माता दी करते हुए चढ़ाई चढ़ते हैं, वैसे ही ये अनगिनत सीढ़ियाँ। देखिए मेरे पीछे अंतहीन, और दूसरी तरफ देखिए वहाँ से भी अंतहीन। लोग रास्ते रास्ते रुक कर बैठे हैं कि चढ़ते हैं। मुझे लगता है पत्थरों वाली चढ़ाई ही इस समय ज़्यादा आसान, या शायद मैं क्योंकि एक बार चढ़कर फिर उतर कर और फिर चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये सारी तस्वीरें दोनों तरफ की इतनी रोचक हैं और इतनी अहम हैं कि इन सब तस्वीरों को कैद करना अपने कैमरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
फूल, फल, यहाँ तक कि जिंदा जानवरों को भी यहाँ इस ज्वालामुखी को समर्पित करने की परंपरा है। लोग मन्नत लेकर आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ धुआं लगातार बढ़ रहा है और गंध भी बहुत तेज यहाँ पर आ रही है। हमसे कहा जा रहा है हम यहाँ से निकले, लेकिन यहाँ देखिए, जो गणेश जी की मूर्ति की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो यहाँ हमारे सामने, पीछे से ज्वालामुखी और सामने गणेश जी, जिन्हें रक्षक माना जाता है। यहाँ गणेश जी विराजमान हैं। अब सोचिए कितना प्राचीन निर्माण यहाँ पर हुआ होगा, कितनी प्राचीन मूर्ति, कितना प्राचीन विश्वास, कितनी प्राचीन ये आस्था। यही तो है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कि आपको भारत से हजारों किलोमीटर दूर आस्था का एक ऐसा प्रतिबिंब मिल रहा है जो कि अकल्पनीय है, जिसके बारे में आप जितना भी बोले वो कम है। लेकिन ये तस्वीर देखिए कि पीछे ज्वालामुखी के मुख से निकलता हुआ वो धुएं का गुबार और सामने विराजमान विघ्नहर्ता गणेश। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, कल्याणकर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के प्रदाता। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती जब गणेश जी के गजानन रूप को लेकर सशंकित थी, तब भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि सृष्टि के हर पूजन से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य होगी, और तब से हर शुभ काम से पहले गणेश जी की पूजा सनातन धर्म का हिस्सा बन गई। गणेश जी को सभी दिशाओं का स्वामी माना जाता है, इसीलिए उन्हें गणपति भी कहा जाता है। गणेश जी को बुद्धि का देवता भी माना गया है। इसी वजह से किसी भी काम की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है, ताकि जो भी काम किया जाए उसमें सद्बुद्धि बनी रहे। युग बदले, सभ्यताएं बदली, मान्यताएं, परंपराएं बदली, लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले जहां भी गए, उन्होंने भगवान गणेश की महिमा को सर्वोपरि रखा। इंडोनेशिया का इतिहास भी यही बताता है कि कभी यहाँ सनातन सभ्यता के मानने वाले बहुतायत में थे। अब जितने भी हैं, वहां शेष उनके आराध्य आज भी है भगवान श्री गणेश। पृथ्वी के गर्भ में क्या छिपा है, ये इंसानों की बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है। और जो ज्वालामुखी होते हैं ना, वो भी ये पढ़ने का एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं। लेकिन हमने तो पृथ्वी के गर्भ से वो ज्ञान समेटा है यहाँ पर, और इन अद्भुत दृश्यों को न हम कभी भूल पाएंगे, और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप भी इस तस्वीर को कभी भूल नहीं पाएंगे। इन तस्वीरों को अपने दिलों में संजोए। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।